हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। जो फर्स्ट चैप्टर का है वो फर्स्ट जो हेडिंग है वही यही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और काफ़ी एक एक जो वर्ड को है मैं डिफाइन करते जाऊंगा। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले सबसे पहले कि ठोस अवस्था क्या होता है। सबसे पहले इसको हम वो कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की वो अवस्था। तो वैसे तो आपने बोलचाल की भाषा में आपने ठोस अवस्था को पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको जो केमिस्ट्री की भाषा में होता है उसी को आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु या आयन। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु या आयन जालक के रूप में समृद्ध, संकुलित होता है तथा दृढ़ होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ इसको कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु। घटक कण यानी आपको क्या करना है, घटक कण होते हैं अणु, परमाणु या आयन जालक के रूप में समृद्ध, संकुलित होता है तथा दृढ़ होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जालक जालक इसमें पूछ रहा है, जालक इसमें बता रहा है। तो जालक आखिरकार ये जालक होता क्या है। जैसे कि जाल के रूप में होता है, इसे जालक कहते हैं, यानी फैला हुआ, चारों तरफ से जाल के रूप में फैला हुआ। और संकुलित मतलब आप समृद्ध, संकुलित मतलब इस तरह मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि संकुलित जैसे सिकुड़ा हुआ, वैसे ही आप मान ले सकते हैं। और चलिए हम आगे इसको बढ़ाते हैं कि आगे इसमें क्या कह रहा है। आप इसमें देखेंगे ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण, यानी जो उसके लक्षण होते हैं। ठोस अवस्था आप कैसे पहचान सकते हैं, इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण देखेंगे। सेकेंड हेडिंग है ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं, यानी नीचे लिखे हुए निम्नलिखित गुणधर्म हैं। तो इसको आइए मैं इसको एक एक जो है अभिलाक्षणिक गुणधर्म इसको मैं बताता हूँ और आपको एक एक वर्ड का जो मीनिंग है, अर्थ है, काफ़ी अच्छे से आपको बता देता हूँ। इसका आकार, फर्स्ट जो देखेंगे इसका गुणधर्म, इसका आकार और आयतन तथा द्रव्यमान निश्चित होता है। यानी आकार और आयतन, ठोस का जो आकार और आयतन और द्रव्यमान यानी भार जो होता है वो निश्चित होता है। जो मान लीजिए कि एक ईंट है तो उसका जो आकार होगा और आयतन भी जो होगा और जो द्रव्यमान भार होगा वो निश्चित होगा। ठीक है, और इसके सेकंड देखेंगे, इनके घटक कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यानी जो इनके अणु, परमाणु या आयन जो होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कार्य करता है। ठीक है, घटक कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यानी आकर्षण का मतलब खिंचाव, आपस में एक दूसरे को क्या करना, खींचना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे थर्ड नंबर है क्या है कि ये असंपीड्य तथा कठोर। यानी असंपीड्य का मतलब क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि असंपीड्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि असंपीड्य का मतलब होता है जिसको मान लीजिए आप मारेंगे तो वो दबेगा नहीं, यानी उसको अगर दबाएंगे किसी पदार्थ को तो वो दबेगा नहीं। ठीक है, तो उसी को हम असंपीड्य कहते हैं, यानी उस ठोस को अगर दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। ये असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। इसको हम अगर उस ठोस को मारेंगे तो फूट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, फूट जाएगा। तो चलिए आगे हम इसको देखेंगे। आगे क्या कर रहा है कि संरचनात्मक इकाई क्या है। संरचनात्मक इकाई पर के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, यानी ठोस का अब हम वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। संरचनात्मक यानी संरचना के आधार पर, क्या कर रहा है, संरचनात्मक इकाई के आधार पर। तो संरचना के आधार पर हम ठोस को दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम उसको डिफाइन कर देते हैं, काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कि संरचनात्मक इकाई के आधार पर ठोस को दो वर्गों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसको अच्छे से मैंने परिभाषित किया है, काफ़ी ध्यान से देखेंगे कि वह ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे वह ठोस जिनके घटक कण यानी अणु, परमाणु, आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। यानी जो घटक कण, अणु, परमाणु जो होते हैं वो नियमित रूप से, ये इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि वह ठोस जिनके घटक कण जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं व्यवस्थित रूप में, ठीक है, व्यवस्थित रूप में क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस नियमित रूप में व्यवस्थित हो यानी रहते हैं। ठीक है,
वह ठोस जिनके घटक कण नियमित रूप से व्यवस्थित। मान लीजिए कि कोई ईंट है तो उसके जो घटक कण होंगे नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, न कि इधर उधर भटकेंगे, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय में देखेंगे वे ठोस, यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्रिस्टलीय में कि अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिनके घटक कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। मान लीजिए कि अक्रिस्टलीय में रबड़ ले लेते हैं, तो रबड़ के जो होते हैं घटक कण वो इधर उधर भटकते रहते हैं, यानी उसको दबाएंगे तो इधर उधर भटकेगा, ठीक है। तो अब इसमें मैं इसको बता दूं एक बार और अक्रिस्टलीय ठोस को कि वे ठोस जिनके घटक कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आगे यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है, काफ़ी अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे कि क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस में एक्चुअल में जो अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस एक तरफ मैंने लिख दिया है और अक्रिस्टलीय ठोस, और दोनों तरफ मान लीजिए ये हम लाइन मान लेते हैं, ठीक है। ये बीच वाली जो है लाइन मान लेते हैं इसको। अब इधर जो ये जो यहाँ पर देखेंगे गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस के और इधर गुण अलग अलग दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस ज्यामितीय आकृति। क्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे ज्यामिति यानी आकार, ये है आकार, ठीक है। आकार कैसा होता है क्रिस्टलीय का, तो ज्यामितीय आकृति यहाँ पर, यानी ज्यामितीय आकृति का मतलब आपको बता दूं त्रिभुज या त्रिभुज वर्ग जो भी है, ये जो इसकी जो आकृति बनेगी, ठीक है, क्या होगी, इसकी आकृति बनेगी। और इसकी असमाकृति यानी इसका जो होगा असमान आकृति होगा, कोई भी आकृति ये धारण कर सकता है इसको जिस तरह रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे गलनांक निश्चित होता है, यानी क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है। मान लीजिए जो लोहा होता है 1540 डिग्री सेल्सियस पर और उसका गलनांक होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे उसका गलनांक निश्चित नहीं होंगे, बहुत अलग होगा, भिन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वास्तविक ठोस होता है, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय की बात करें तो ये आभासी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दीर्घपरासी का मतलब क्या होता है, यानी जो उनके फैलने की क्रिया होगी, फैलाव जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। दीर्घ का मतलब बड़ा, परासी का मतलब फैलना होता है, ठीक है। दीर्घ परासी व्यवस्था होती है इसमें क्रिस्टलीय ठोस में, और इसमें लघु परासी व्यवस्था, ठीक है। अब इसको देखेंगे 4th नंबर इसमें क्या है, तेज धार वाले औजार से काटने पर सतह चिकने पाए जाते हैं। मान लीजिए कि हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, हम उसको तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो उसके जो सतह मिलेंगे वो चिकने मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे औजार से काटने पर, यानी तेज धार वाले औजार से काटने पर सतह खुरदुरे पर। मान लीजिए कि हम एक रबड़ ले लेते हैं, इरेजर ही मान लीजिए, इरेजर हम ले लेते हैं और उसको जब तेज धार वाले चाकू या कुछ भी सामान से काटेंगे तो उसके जो काटेंगे अगर तो वो छलक कर इधर उधर मुड़ जाएगा, ठीक है। वो मुड़ जाएगा तो उसके जो सतह मिलेंगे वो खुरदुरे मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें हम आगे आपको क्या बताएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके कितने प्रकार होते हैं ये सभी आपको डिफाइन करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, ये जो हेडलाइन है रेड कलर से यहाँ पर लिखा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। यहाँ पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पार्ट हैं ये देख सकते हैं, चारों जो पार्ट हैं क्रिस्टलीय ठोस के ये पार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको लिखा नहीं हूँ एक्चुअल में, तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको इसका लेकिन ये जो परीक्षा में होता है ये काफ़ी डीपली नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसी तरह कि मौखिक ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि आणविक ठोस जो फर्स्ट है, क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, 4 होते हैं पार्ट, आणविक ठोस, धात्विक ठोस,
आयनिक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं आणविक ठोस क्या होता है। तो जो अणुओं से मिलकर, यानी जो उसमें पार्ट जो रहेंगे, पार्टिकल जो रहेंगे, वो सिर्फ आणविक रहेंगे, यानी अणुओं से मिलकर बने रहेंगे। और धात्विक ठोस, धात्विक ठोस की बात करें तो ये जो है धातु, इनमें सिर्फ धातुओं की मात्रा होगी। क्या होगी? धातुओं की मात्रा होगी। और इसमें आयनिक ठोस की बात करें तो इसमें सिर्फ आयन होंगे, न कि कोई आणविक या अणु होंगे, ना परमाणु होंगे, ना ही धातु कोई होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ आयन होंगे। और सहसंयोजक की या नेटवर्क की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेटवर्क का मतलब जाल होता है। ठीक है, और सहसंयोजक मतलब आपने साझेदारी जो आप पहले जो 10th या 9th में पढ़े होंगे कि साझेदारी, साझेदारी द्वारा ये जो ये बनते हैं क्या, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया हो। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और चलिए इसी तरह मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। धन्यवाद।